हेलो एवरीवन, एक बार चेक कर लो तो ऑडियो वीडियो सब ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो अपना थर्ड वाला टेस्ट जो हमने लिए थे ना। थर्ड वाले टेस्ट का जितना भी क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशंस के संग हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड वो हमारा पहला हाफ होगा। उसके बाद हम हमारा जो रेगुलर है क्लासेस उसमें हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। समझ गए बात को? चलो तो स्टार्ट करते हैं। देख, यही टेस्ट था जो हम लोग लिए थे। थर्ड टेस्ट यही था, याद आया है ना? कितने लोग दिए थे यहाँ पे? हाथ उठाओ। 1 2 3। चलो, ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो अपना टेस्ट पेपर निकाल के रखें, कॉपी निकाल के रख लो। ठीक है, और एक मिनट हम देख ले सब ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं। 1 मिनट देना बस। हाँ, ऑनलाइन में जो बच्चे वो अपना टेस्ट पेपर निकाल के रखें, कॉपी निकाल के रख लो। ठीक है, और ऑल फाइन। चलो, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, उसके आंसर्स को भी देखेंगे। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप कह सकते हो कि सर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था, बट ठीक है उसको भी आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले पूछा गया था वो क्वेश्चन। ठीक है, PYQ में था। तो हमारा पहला, हाँ, एच हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो करा देंगे। वो एक्चुअली तुम्हारे रूट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, इसलिए हमने क्वेश्चन पेपर में रखा था उसको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सब हो जाएगा। स्टार्ट करें? सब लोग रेडी हो गया? ऊपर में हेडिंग डाल दो, पेपर डिस्कशन ऑफ थर्ड पेपर डिस्कशन। ठीक है, या टेस्ट लिख लेना यहाँ पे, मैथ्स टेस्ट 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 24 एंड 54? 24 और 54 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रूट ओवर A इंटू सी। A इंटू सी, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। याद है ना मीन प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं? मतलब अगर मान लो कहीं पे A इज टू बी प्रोपोर्शनल B इज टू सी दे रखा है, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको B का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे? A बाई बी इक्वल टू B बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। फिर वहां से B का वैल्यू कितना आएगा? रूट ओवर ए सी। यस और नो? आएगा ना? अभी ध्यान से देखो, तो यही तो B है, यही तो मेरा मीन प्रोपोर्शन है। तो रूट ओवर क्या करोगे? 24 इंटू 25, रूट ओवर 24 इंटू 54। नाउ जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 24 इंटू 54 और उसका रूट लगा के मेरे को आंसर बता दो कितना है। 36 आया? हो गया, डन। पहला आंसर है हमारा 36। बताओ क्या टफ क्वेश्चन था? बहुत टफ क्वेश्चन दिए थे? नहीं ना, बहुत इजी क्वेश्चन दिए थे। देख ले एक बार, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, A इज टू बी का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ? 5 इज टू 3। B इज टू सी का वैल्यू कितना दिया है? B इज टू सी का वैल्यू दे रखा है 6 इज टू 7। ठीक है, और C इज टू डी का वैल्यू कितना दिया है? 14 इज टू 9। करेक्ट? अपने को निकालना है A इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि A बाई बी का वैल्यू कितना दे रखा है? 5/3। ठीक है, B बाई सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 6/7। और C बाई डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 14/9। करेक्ट? अभी हमको देखो, हर जगह B का वैल्यू सेम होना चाहिए, बट यहाँ 5, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। हर जगह C का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ 14 है। तो 7 14 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। हाँ या ना? जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C तो 14 हो जाएगा, बट B का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। अभी ऊपर में B का वैल्यू को 12 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4। खत्म कहानी। अब बताओ A क्या दिख रहा है आपको? 20। B कितना दिख रहा है? B 12 दिख रहा है ना, 12। C कितना दिख रहा है? 14। और D कितना दिख रहा है? 9। तो क्या ऑप्शन में D सही नहीं है? समझ, हम किए नहीं है। यहाँ पे और एक स्टेप होगा, कर लोगे या करा दूं? बस मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 दैट इज 20, 12 12 14 14 9। तो A का वैल्यू 20, B का वैल्यू 12, C का वैल्यू 14 एंड D का वैल्यू इज 9। समझ गए? एनी डाउट? तो इसका आंसर है D। इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 3 तो और इजी है, मतलब उसको करने का भी जरूरत नहीं है। क्यों सर?
क्योंकि देखो 243 3 का पावर 5 होता है, 3 का पावर 5 होता है, और 32 का मतलब 2 का पावर 5 होता है, मतलब 2 3/2 का होल पावर 5 ले लो, क्योंकि दोनों का पावर 5 था। और सर पहले से जो पावर था इंटू -4/5 वो भी वही है, 5 कट गया, कितना बचा पावर में -4। अगर पावर 4 दे दोगे 3 को कितना हो जाएगा 81, और 2 को दोगे तो 16, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसको उल्टा कर देंगे। वेरी गुड, तो इट विल बी 16/81 विच इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी बन रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हो? ये हमारा थर्ड पेपर का डिस्कशन हो रहा है, जो हमने लास्ट वाला टेस्ट आपका लिया था, और उसमें आपने बोला था कि टेस्ट पेपर थोड़ा सा वो था, ट्रिकी था या क्या था, तो हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, समझ गए? किसी को लग रहा है बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस डाला गया था? दिए थे टेस्ट? कितने लोग दिए थे यहाँ पे टेस्ट? ओनली वन, नेहा एंड स्वस्तिका। तो सही, सही तो दो ही लोग टेस्ट दिया था, बताओ, आउट ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे बड़ा फेलियर तो तुम लोग का यही है कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो। जब तक आप टेस्ट से भागोगे वो टेस्ट आपको और भगाएगा, इतना दूर लेके चल जाएगा ना एग्जाम, मतलब आपके कंपटीशन से, कि आप सोच के भी compete नहीं कर पाओगे। बना लिए थे, कहने का मतलब यही है मेरा। टेस्ट अच्छा जाए बुरा जाए, आपको टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ये हैबिट को लाना है। छोटे छोटे टेस्ट को ही इंपॉर्टेंस देना, तजव्वुद देना है आपको। अगर ये दिमाग में चला रही यार सेंटर का टेस्ट है, इंस्टीट्यूट का टेस्ट है, छोटा सा टेस्ट है, छोड़िया नहीं देंगे, यही छोटा छोटा टेस्ट एक दिन आपको बड़ा बनाएगा। लिखना है कहीं पे तो लिख लो। समझ में आया? हमने स्टूडेंट को देखा है जो छोटे छोटे टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, रात रात भर जग के पढ़ता है। लोग जब पता चलता है ना यहाँ पे सेंटर पे टेस्ट है, रात रात भर जग के पढ़ता है, और उसके बाद अगले दिन आके एग्जाम देता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वही बच्चा फाइनल में भी तोड़ता है। समझ गए? हम ऐसा बहुत रेयर बच्चा देखे हैं जो कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का टेस्ट को स्किप करके और वो एग्जाम फोड़ता है, देखे ही नहीं हम एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। समझ गए? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी बन गया। क्या क्वेश्चन में बहुत बड़ा दम था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 देखिए, क्या ये सब क्वेश्चन नहीं कराए आपको? सोच के देखो, क्लास में इस टाइप का ही तो कराए हैं भाई साहब। √9 है, √9 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या √9 को हम 3 का पावर 2 ले लूं? अरे √9 है ना, तो √9 का मतलब तो 3 होता है, √9 का मतलब तो 3 होता है ना, तो ये 3 ले लेंगे। इसको 3 का पावर कितना हो जाएगा बताओ? इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 का पावर -8, 3 का पावर -8। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये √3 है, √3 का मतलब 3 का पावर हाफ, पता होना चाहिए जिनको नहीं पता है। √3 का मतलब होता है 3 का पावर में हाफ। सर पहले से तो उसका पावर -5 था, तो ये -5 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5/2। अभी सेम बेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। 3 टू द पावर -8 -5/2 कितना आएगा? ये सॉल्व करो उसको। 3 टू द पावर ये आ जाएगा -16 + 21/2 है ना। और इसका वैल्यू किसके बराबर है? 3 का पावर z, तो इसको इक्वेट कर दो 3 का पावर z से। एक बात बताओ, अगर इक्वल टू के इधर साइड बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा ना, तो पावर z का वैल्यू कितना आ जाएगा? z = -21/2, -21/2, ऑप्शन नंबर बी। एनी डाउट है क्या? नहीं है ना? देख लो एक बार, पक्का तो? नेहा बन गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और इजी है क्वेश्चन नंबर 5 तो। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? अरे देखना भाई, यहाँ क्या कह रहा तुमको बताओ। x y का स्क्वायर दिया है, ठीक है, माइनस है यहाँ, मतलब यहाँ भी लॉग है और यहाँ भी लॉग है। log m - n याद आ रहा है किसी को? log m - log n, जिनको नहीं याद आ रहा हम फॉर्मूला लिख दे रहे। log m - log n का मतलब क्या होता है? log m/n, यही होता है ना? देख ले एक बार, यही होता है। तो अपने को भी यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे log xy का स्क्वायर बाई y, और इक्वल टू के बाद क्या है? समझ गए ना? m/, ये m का काम किया और ये n का काम किया, m/n कर दिए। और यहाँ पे log x + y है, क्या दोनों साइड से log काट सकते हैं? हट गया, यहाँ से एक y से एक y कट गया। हाँ सर, तो xy का वैल्यू किसके बराबर है? x + y, y को उधर भेज दो क्योंकि y का वैल्यू निकालना है बोला है। तो y इधर आते ही -y = x हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है? y कॉमन है, y बाहर ले लो, x - 1 बचेगा। अभी इस x - 1 को वहां भेज दो तो y = कितना हो जाएगा? x/x - 1, विच इज ऑप्शन नंबर सी।
बुक का क्वेश्चन। इजी नहीं लगा? बताओ। अरे बोल भाई, ये ईयर क्वेश्चन है, ईयर में भी आया है, समझे? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो, नहीं है आगे बढ़ू। चल क्वेश्चन नंबर 6 देख। 6 तो और भी इजी क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। इस ए को जब इक्वल टू किधर लाओगे तो ये क्या करेगा, 1/6 को पावर बना देगा, हाँ ना बोलो। तो अगले लाइन में क्या लिखेंगे, √3 इक्वल्स टू ए का पावर में 1/6, है ना। अच्छा आपको पता है ना, पावर जब इक्वल टू इधर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 1/6 को अगर हम इक्वल टू को उधर भेजते हैं तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगले ही लाइन में हम क्या लिखेंगे, √3 का पावर में 6 इज इक्वल्स टू ए। अभी रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में। तो क्या हम उस रूट को पावर में हाफ कर दें और पहले से जो 6 था 6 रहेगा। तो ये 2 से 3 कटा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बोलो एक बार वापस, ये आपको समझ में आया? ये तो लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब लॉग को हम लोग इक्वल टू को उधर लेके जाते हैं तो इसको पावर धक्का बना के पावर बना देता है। देखो हमने ए को पावर में क्या ले लिया, 1/, और यहाँ क्या बचा, √3 बचा। अब हमने बोला पावर जब इक्वल टू को उधर जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो 1/6 जब इक्वल टू को उधर जाए तो क्या बन जाएगा, 6। तो देखो यहाँ पे 6 बन गया, समझ में आया? अभी रूट का मतलब क्या होता है, रुको, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो ये जो √3 था उसको हमने लिख दिया 3 टू द पावर 1/2, और पहले से पावर 6 था। पहले से पावर कितना था, 6 था। तो 6 और 2 कटा 3 बार, तो 3 का पावर 3 कितना होता है, कितना होता है बताओ, 27। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, ए का वैल्यू 27। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं है ना, देख ले एक बार, पक्का तो? आगे बढ़ू, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब। कह रहा है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट है, मतलब यूनिट होगा टेंस होगा, यही तो 2 डिजिट होगा। कह रहा है सच दैट डिजिट इन द यूनिट वंस प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस। मतलब टेंस प्लेस में जो भी है उसका 3 गुना होगा यूनिट प्लेस। ये 6 है, ये 2 है, इसका 3 गुना 18 होता है, इसका 3 गुना 6 है, इसका 3 गुना 9 है। हाँ ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी भी। अब देखते क्या बोल रहा है। इफ 36 इज एडेड टू द डिजिट्स नंबर देन द डिजिट्स आर रिवर्स। मतलब अगर उस नंबर में 36 जोड़ दे, कितना जोड़ दे, 36, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं पहला ऑप्शन को मानते हैं सही है, 26 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। 26 में 36 ऐड करो, कितना आएगा, 62। तो 26 का उल्टा क्या 62 नहीं होता है, होता है ना, मतलब यही मेरा सही आंसर है। अब 39 में ऐड करके देखो 36 कितना आएगा, 93 आएगा, नहीं आएगा। बोला है ना कि 36 ऐड करने से वो नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 में आप 36 ऐड करके देखो क्या रिवर्स हो रहा है, 2 6 से 62 आ रहा है 26 में। हाँ तो 26 ही हमारा आंसर है। बाबू आपको समझ में आ रहा है? नेहा के आगे जो बेटी क्या नाम है, सोनाली, समझ में आया? बाबू क्या नाम है तुम्हारा, कुहेली, कुहेली समझ में आया? इधर से सबको आ रहा समझ में, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख। ये तो वैल्यू पुटिंग है, जीबीसी, गो बाय चॉइस। ऑप्शन डी ही सही है। कैसे पता सर आपको? अरे भैया एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू पुट करना है ना। एक्स का वैल्यू कितना दिया, ए बी दिया है, तो एक्स के जगह पे अगर आप ए बी पुट करोगे तो देखो ध्यान से, बी ए और ए कटा, बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर है। और यहाँ पे जैसे तुम वाई की जगह भी ए बी रखोगे ना, तो यहाँ से बी कटेगा, ए इंटू ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बचा था। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। एनी डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? ऑनलाइन वाले कोई बच्चा ऐसा है जो परेशान हो रहा है, वो मैसेज ड्रॉप कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है? समझे नहीं समझे, एक बार देख लो। कोई डाउट नहीं है ना 7 नंबर में? चलो नेक्स्ट 9 नंबर, बोलो समझ में आया? 8 नंबर कोई डाउट है? हमने बस एक्स वाई का वैल्यू उठाया, जगह पे डाल के देखा एलएचएस आरएचएस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एकमात्र इसी में मैच कर रहा है और किसी में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, 8 भी हो गया, 9 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है द
द एज ऑफ अ मैन इज 4 times, the age of a man is 4 times the sum of the ages of his two son. इजी क्वेश्चन, ऐसा कराएं क्लास में. एक आदमी है, ठीक है, उसका एज जो है उसके बेटे के एज से, 2 बेटा है उसका, दोनों के एज को जोड़ अगर दे उससे 4 गुना है ना. द एज ऑफ अ मैन इज 4 times, मतलब मान लेते हैं मैन का एज है वाई, वो किसके बराबर है 4 times द एज ऑफ हिज टू सन. हमने दोनों सन का एज मान लिया एस. क्या मान लिया? ये एस है हमारा, दोनों लड़के का b1 प्लस b2 का वैल्यू है. ये एस क्या है? b1 प्लस b2 का वैल्यू है. हमको इंडिविजुअल एज से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं इंडिविजुअल एज. क्वेश्चन बोला सम ऑफ द 2 एजेस ऑफ हिज टू सन. तो हमने फादर का एज मान लिया वाई और दोनों सन का, दोनों बॉय का एज हमने मान लिया एस. मान सकते हैं ना? अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है. तो अब क्या कह रहा है? आफ्टर 10 years, 10 साल बाद इसका जो एज होगा फादर का एज, दैट इज डबल देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन. तो एक बात बताओ, 10 साल बाद फादर का एज कितना हो जाएगा? y + 10, ठीक है. अब वो किसके बराबर है? 2 गुना, डबल मतलब 2 times. किसके? सम ऑफ द एजेस ऑफ टू सन. तो एक बात बताओ, 2 लड़का था ना, 10 साल बाद अगर हम करेंगे तो +10 करेंगे या +20 करेंगे? 2 लड़का था, तुम थे और तुम और तुम्हारा भाई था. 10 साल बाद तुम्हारा एज अगर बढ़ेगा, तुम्हारा भाई का एज नहीं बढ़ेगा, तो तुम्हारा भी 10 साल बढ़ा और तुम्हारे भाई का भी. हाँ, तो यहां से अगर ध्यान से देखा तो इसका भी 10 साल बढ़ा और इसका भी 10 साल बढ़ा. तो टोटल में कितना बढ़ा? 20 years. तो यहाँ पे s प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. समझ में आया? ये हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, डायरेक्ट, बिना ऐसा इक्वेशन बनाए. कैसे सर? आप हाँ, ये वाला सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे y = 4s है, y = कितना? 4s है. आप यहाँ पे काम करो, आपको एज किसका निकालना है? एज ऑफ द मैन, फादर का एज निकालना है ना. तो आप s का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से निकालो, पहले इक्वेशन से s का वैल्यू निकालो. कैसे निकालोगे बताओ? s का वैल्यू कितना है? y/4 आएगा ना, पहला इक्वेशन से. अगर आप, हाँ, आंसर 60 आएगा. वेरी गुड, सही है तुम्हारा आंसर. मेरा ये कंसर्न है कि अगर यहाँ से आप s का वैल्यू निकालते हो तो कितना आएगा? y/4 आएगा ना. अब इस s के वैल्यू को यहाँ डाल दो ना, तो कितना हो जाएगा? y + 10 = 2 इंटू s के जगह पे डालो y/4 + 20, फिर सॉल्व करो, y का वैल्यू आ जाएगा. y इज द एज ऑफ द फादर, ठीक है. तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये काम करो, हाँ, 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये y/2 हो जाएगा, है ना. y/2 होगा ना जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 4 और 2 कट जाएगा. फिर प्लस 20 × 2 40 हो जाएगा. और यहाँ पे कितना है? y + 10. 10 को उधर भेजो, y/2 को उधर भेजो, तो ये कितना हो जाएगा? y प्लस नहीं, y माइनस. इस पे काम नहीं करता. ये कितना हो जाएगा? y - y/2 = ये 10 इधर आएगा, 40 - 10 कितना हो जाएगा? 30. अच्छा, y - y/2 कितना देगा? y/2 ही तो देगा, नहीं देगा? देगा ना. = व्हाट? 30. अब ये 2 उधर गया, मल्टीप्लाई कर दो, y = व्हाट? 60. समझ गए? तो ये तो हो गया इक्वेशन. निकाल के ऐसे बनाओगे. आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे. कैसे? एज ऑफ द फादर क्या बोला? 4 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन. तो इसका मतलब जो फादर का एज होगा वो पहला बात तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए. पहला वाला नंबर 4 से डिविजिबल है? चेक करो, है? तो पहला वाला है 4 से डिविजिबल, देखना. दूसरा वाला नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता. बाकी तीनों है. हम पहला ऑप्शन ट्राई आउट करेंगे, ये 4 के डब्ल्यू कितना बढ़ जाएगा? 14. तो इसका मतलब ये, अगर हम 56 मानते हैं फादर का एज, तो दोनों सन का एज कितना होगा? 4 × 14. यही तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है कि फादर का एज है 56 और 4 times दोनों सन का एज, दैट इज 14 है ना. मतलब s1 + s2 को जोड़ के कितना आया है? 14 आया. एक बात और, 10 साल बाद फादर का एज कितना हो जाएगा? 66. वहीं 10 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा? 14 + 10 या 20? 14 + 20 कितना होगा? 34.
क्या 34 को 2 टाइम्स करने पे 66 आएगा? नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। हम 60 ट्राई आउट करेंगे। क्या ट्राई आउट करेंगे? समझ गए क्यों, कैसे ट्राई आउट करना है, कैसे पता चलेगा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है? अब हम 60 को ट्राई आउट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि फादर का एज है 60 एट प्रेजेंट। हमने क्या माना? फादर का एज है 60 एट प्रेजेंट, जो कि 4 टाइम्स है किसके? सम ऑफ हिज। तो 60 को अगर 4 टाइम्स में ब्रेक करें तो कैसे करेंगे? 15, हाँ सॉरी 15 चौके 60। तो यहाँ पे 4 इंटू कितना कर दूं? 4 इंटू 15 कर दूं, ठीक है चलेगा? अब बताओ, ये तो प्रेजेंट सिनेरियो है आज का, ठीक है, कि सम ऑफ द टू सन का एज कितना है? 15 है। 10 साल बाद क्या होगा? फादर का एज 70, और 10 साल बाद इन दोनों बेटे का एज जो होगा समेशन वैल्यू कितना आएगा? 15 + 20 हो जाएगा 35। क्या 35 में 2 इंटू करने से 70 के बराबर आता है? हाँ सर आता है। इसका मतलब यही मेरा सही है। तो हम लोग जीबीसी से भी कर सकते थे, गो बाई चॉइस, और अगर नहीं पता है तो आप इक्वेशन बना के वैसे कर सकते थे, ठीक है? दोनों ही मेथड आपके सामने सामने है, आप देख लो कौन सा आपके लिए सूटेबल है, किसमें टाइम कम लग रहा है, ठीक है? हेलो, समझ आ रहा है? कोई डाउट? कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो बता दियो मेरे को। डन? आगे बढ़े बढ़े, चल भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसका हमने आपको हैक बताया था। क्या याद है? सम ऑफ द रूट्स याद है? सम ऑफ द रूट्स याद है? तो यहाँ पे ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस वन है ना। माइनस माइनस तो पहले से था इक्वेशन में। इक्वेशन क्या था? एक्स क्यूब माइनस दिस इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर के संग में जो है ना वैल्यू 23, दैट इज बेसिकली सम ऑफ द रूट्स। तो आप देखो कौन से ऑप्शंस को ऐड करने पे 23 आ रहा है। पहला वाला ऑप्शन ऐड करने पे 23 आ रहा है, देखो 10 + 10 20, 20 + 30 23, और किसी को ऐड करके 23 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका तो ऐसे ही आंसर आ गया। कितना इजी था, समझ में आया? पक्का? तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको बताया था कि ये जो होता है ना, ये एक्स क्यूब के बाद वाला टर्म ये होता है सम ऑफ द रूट्स। माइनस होता है पहले से ही आगे में। हाँ अगर ये प्लस होता तो हम माइनस के लिए खोजते, समझ में आया? तो मान लो एक्स क्यूब ऐसा क्वेश्चन होता प्लस 23x स्क्वायर, तो हमको क्या सर्च करना था कि किसको जोड़ने पे -23 आ रहा है, तब ऑप्शन सी होता। समझ में आया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता ऑप्शन सी, बट इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई। क्या हम लॉजिक समझा पाए तुम लोग को? बोल दे भाई, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें बोला है कि उसमें लोगों को हायर करना है। लोग दो तरीके के आएंगे उसमें, फ्रेशर भी आता है और एक्सपीरियंस भी आता है। दो ही तरीके का एम्प्लॉय होता है ना, इसके बीच का कुछ होता है क्या? या तो एम्प्लॉय फ्रेशर होगा या तो एक्सपीरियंस्ड होगा। फ्रेशर्स को यहाँ पे, एक्सपीरियंस को यहाँ पे क्या माना है? एक्स। फ्रेशर्स को क्या माना है यहाँ पे? वाई। कह रहा है कि फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों मिला के इट शुड नॉट बी मोर देन और इक्वल्स टू, क्या लिखा है? अ सॉफ्टवेयर कंपनी शुड रिक्रूट मोर देन और इक्वल टू, सॉरी मोर देन और इक्वल टू, मतलब 12 10 होगा या 10 से ज्यादा होना चाहिए। 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा होना चाहिए, दोनों ही तो बोला है मोर देन और इक्वल टू। तो मोर देन का सिंबल क्या होता है? तो x + y का जो वैल्यू होगा दैट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 10, ठीक है? और भी एक बात यहां पे बोला, अंडर दिस कंडीशन कंपनी रिक्रूट्स एक्सपीरियंस एंड
फ्रेशर, दोनों एम्प्लॉय, मतलब एक्सपीरियंस भी आपका 10 से ज़्यादा मतलब 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और फ्रेशर भी आपका 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए कहाँ से मैच कर रहा है भाई साहब? बी है ना। ठीक है, समझ में आया? किसको नहीं आया? अरे आया तुमको समझ में? बाकी झूठ मत बोलना, आया तभी हाँ बोलना पक्का। तो एक कंपनी है, वो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को हायर कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ जो इंप्लॉय होना चाहिए वो 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमको जो काम है वो 10 से ज्यादा लोग ही कर पाएगा, 10 या 10 से ज्यादा। तो इसका मतलब x प्लस वाई, फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों मिला के 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो मोर देन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? ग्रेटर देन। और इक्वल टू के लिए और इक्वल टू लाल दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ गए? समझ गए? नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो इजी है बहुत। सम ऑफ द रूट्स बोल रहा है -2, तो यहीं से दिख रहा है ना? और प्रोडक्ट कितना दिया है? -3। तो आपको पता है ना रूट कैसे निकलता है? रूट का मतलब फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम, है ना, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो भाई साहब एक्स स्क्वायर रखो, सम की जगह सम का वैल्यू डालो -2, एक्स प्लस प्रोडक्ट का वैल्यू डालो -3। अब बस देख लो ना किससे मैच कर रहा है। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x सॉरी -3 इक्वल टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट? इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये तो तुम उड़ा दोगे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ किए नहीं थे क्वेश्चन, मतलब पेपर अटेंड ही नहीं किए थे, उनको हम 30 सेकेंड्स देते हैं इसको उड़ाने के लिए। उड़ाओ तो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। फॉर व्हाट कंडीशन वन रूट इज डबल द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कह रहा है कि एक रूट जो है ना वो दूसरे का डबल है। तो एक को आप अल्फा मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। होगा नहीं होगा? अब आप बताओ सम ऑफ द रूट्स कितना, कैसे निकालोगे? सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा, कैसे निकालोगे? -b/a होता है ना। अच्छा, इसको ऐड करो कितना आएगा? 3 अल्फा इज इक्वल टू -b/a। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे निकालोगे? अल्फा इंटू 2 अल्फा विच इज इक्वल टू c/a, होगा ना। और एक बात देखो, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना होगा? अल्फा स्क्वायर। तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? c/a। यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? अरे नहीं है ना? अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकते हो? कितना है अल्फा का वैल्यू? -b/3a। अब इस अल्फा के वैल्यू को उठा के इसमें डाल नहीं सकते हो? हाँ सर, डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -b/3a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू c/a। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? सोच के बताओ, सॉल्व नहीं होगा ये? सर हो जाएगा, क्या ही है, 2 है यहाँ पे। हाँ सर है 2। फिर -b का स्क्वायर कितना होगा? b स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9, और फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर विच इज इक्वल टू c/a। तो क्या एक ठो ए से एक ठो ए खत्म नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। फिर जो बचा है उसको इक्वल टू को उधर भेज देंगे। तो जैसे इक्वल टू को उधर भेजोगे, यहाँ कितना बचेगा? 2b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9ac। 2b स्क्वायर 9ac कहीं मिला? ऑप्शन नंबर सी। इजी था, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आप देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है, स्मूथली बन रहा है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको ऑर्डिनेस नजर आया? बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पहले बोल दिया था फाइंड फॉर विच कंडीशन और फॉर व्हाट कंडीशन द वन रूट विल बी द डबल ऑफ द अदर। तो हमने एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को हमने 2 अल्फा मान लिया। मतलब एक रूट हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा, तो दूसरा क्या होगा? इसका डबल होगा। एक को अल्फा माना, दूसरे को 2 अल्फा मान लिया। अब हमको सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला पता ही है -b/a, और प्रोडक्ट का भी पता है c/a। तो हमने दोनों से 2 इक्वेशन बनाया, फिर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। पहले वाले इक्वेशन से जो अननोन है अल्फा, उसका वैल्यू निकाला और हमने डाल दिया दूसरे वाले इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई, पक्का तो? ठीक है, आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? सही है ना? सही तो? क्वेश्चन नंबर 14 करिए। 14 तो भाई तुम अभी बताया वैसे ही।
कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है यहाँ प्लस है, प्लस है मतलब इसको माइनस करके आपको -9 लेना है, ठीक है। मतलब सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू आएगा -9। -9 कहाँ आएगा, ऑप्शन ए में आएगा। तो हाँ, ये 1 और ये 1 तो कट जाएगा, माइनस ही बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। जब इसको जोड़ोगे तो 1 और -1 तो कट जाएगा, -9 ही बचेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। समझे नहीं समझे, वापस समझाऊं, समझ गए। देख लो कितना इजी क्वेश्चन दिए हैं अमित साहब में, और तुम लोग बोले पेपर टफ है, ठीक है। कुछ लोग बोला सर नीचे तो आइए और क्वेश्चन है, भाई आधा पेपर हम सॉल्व कर दिए है ना, मतलब आधा से थोड़ा सा कम बचा है, चलो आधा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देख इसमें क्या बोल रहा है, देन द रूट्स आर, आपको एक इक्वेशन दिया उसका रूट्स मांग रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है, आपको कुछ नहीं करना है, जीबीसी कर दो। क्या कर दो सर, जीबीसी करो। जीबीसी से अब चेक कर लो कौन सा रूट है इसका, कौन सा नहीं है। कैसे, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब है एक्स का वैल्यू जो कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, इतने का वैल्यू 0 के बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे। एक बार हम x = 4 पुट करेंगे, करो यहाँ पे 4 पुट, देखो कितना आ रहा है, नहीं आएगा। चलो ऑप्शन बी पे आ जाओ, नहीं आ रहा है, एक बच्ची बोल दी तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ऑप्शन बी में आ जाओ, एक्स का वैल्यू एक बार 6 पुट करो, आएगा। 6 पुट करो तो यहाँ पे 6 पुट करते तो कितना आएगा, 2 इंटू, हम यही कर देते 2 इंटू 6 स्क्वायर माइनस a प्लस 6, तो a प्लस 6 ही रहेगा, और यहाँ 2 इंटू 6 हो जाएगा, और फिर प्लस 12a हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करके 0 लाना है ना, तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 36 दूनी मतलब 36 इंटू 2 72, माइनस ये 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 इससे इंटू हो जाएगा तो -12a आएगा, और फिर माइनस प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा देखो तो 36 इंटू तो 72, और पहले से बाहर क्या 12a, तो +12 है -12 खत्म, 72 -72 खत्म। हाँ तो 6 पे तो आ गया, इतना श्योर है। अब क्या बचा है, एक a बचा है, तो अब हम लोग x का वैल्यू a पे चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां a डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 6, फिर ये हो जाएगा 2a, और फिर हो जाएगा प्लस 12a इक्वल्स टू, प्रूफ करना है कि 0 आना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे आप 2a इंटू a करोगे कितना आएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 12a, और पहले से बाहर में +12 है, हाँ कट गया। तो मतलब हमारा सही आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक ही साथ दोनों वैल्यू कैसे पुट करोगे, x तो एक ही है ना, तुमको सिर्फ x के जगह पे वैल्यू डालना है, a के जगह पे कुछ नहीं डालना है, समझ गए बात को। तो x के जगह पे एक बार उठा के 6 डालोगे और एक बार उठा के a डालोगे ना, एक ही साथ दोनों 6 और a कैसे डालोगे, समझ रहे बात को। कोई डाउट यहां तक, हेलो, मुंह धोकर आ जाओ, इसीलिए बोल रहे मुंह धोकर आओ, कोई तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं आता है दोपहर का, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी पी लो और मुंह को अच्छे से धोकर बाहर से आओ, कोई दिक्कत नहीं। ना ये क्वेश्चन जो है 16 नंबर, ये मान सकते हैं कि तुमसे, छोड़ दो, सही में नींद आ रहा है उसको, भाई तुम चलते चलते सो रही है क्या। सुनिए, ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन हम मान सकते कि तुमसे ना बनाओ, मान सकते, बट योर आंसर इज करेक्ट। कैसे निकाले, कैसे निकाले, नहीं यहाँ तो आपको हार्मोनिक मीन बोला था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन सही तुक्का से सही आंसर आ गया। हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट, तुम्हारा कितना मार्क्स आया था इस टेस्ट में, 28.25 आउट ऑफ 40, गलत कितना हुआ था तेरा, गलत हुआ था, मतलब अगर ये 8 गलत नहीं होता तुम्हारा तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स तुमको और मिलता, 2 मार्क्स और मिलता, और जो कटा है 2 मार्क्स वो भी मिलता ना, तो टोटल तुमको 4 मार्क्स मिलता। नहीं समझे बात को, 8 गलत हुआ है, समझ में आया, 8 से गलत हुआ है, सही कितना हुआ तब तुम्हारा 32, तो 32 मार्क्स इसको मिलना चाहिए था, अगर वो 8 इसको अटेंड नहीं करती तो। नॉट बैड, गुड नया, थोड़ा और मेहनत करो,
कैन डू मच बेटर। वेरी गुड। देख रहे हो टेस्ट देने का नतीजा, तुम लोग भागते हो टेस्ट से। हालांकि इसका सही कंसेप्ट मेथड वो नहीं है जो तुमने किया, हम बता देते क्या मेथड है आपको। यहाँ पे हार्मोनिक मीन बोल रहा है रूट्स का निकालने, इसका एक कंसेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हार्मोनिक मीन जो होता है ना वो होता है क्या, पहले ये समझ। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n अपॉन सम ऑफ 1/xi। मतलब जितने भी टर्म्स होते हैं ना, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना रूट होगा, 2 अल्फा बीटा, तो उसका जब आप हार्मोनिक मीन निकालोगे तो कैसे निकालोगे पता है? उस केस में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 ही है ना, इन दोनों का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। 2 ही टर्म है, इन दोनों का आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ऊपर में क्या आएगा, 2 आएगा, और नीचे एक बार 1 प्लस अल्फा और एक बार 1 प्लस बीटा आएगा। करेक्ट। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पता है क्या आएगा, बताओ? ये होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, इसको नोट कर लेना। इसका मतलब तो पता ही होगा समेशन, किसका समेशन 1/x, मतलब जितना भी वेरिएबल होगा उसको रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। तो हमने अल्फा का रेसिप्रोकल किया 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल किया 1/बीटा, और फिर दोनों को ऐड कर दिया। कहां पे? डिनोमिनेटर में। समझ गए बात को? तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन का बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन सम ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द रेसिप्रोकल फॉर्म 1/x। समझ गए? समझ गए? तो यहां देखो कितने टर्म्स है, 2 टर्म है। हम कह रहे हैं आपको अल्फा और बीटा का हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हमने कहा सर कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर में, तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, 2 ही टर्म है ना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 2, और नीचे क्या करेंगे 1/अल्फा, जो भी टर्म दिया उसको रेसिप्रोकल करके, फिर यहाँ पे जो भी टर्म दिया उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये सुनो, अरे हाँ ना बोल भाई, कर देंगे। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे क्या आएगा बताओ, ये अल्फा बीटा इधर हो जाएगा, अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और नीचे अल्फा इंटू बीटा होगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो अगर हम डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला बता दे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, तो क्या गलत है? सोच। तो आप इसको नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको क्या करिएगा अच्छे तरीके से। क्यों स्क्वायर आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अरे एलसीएम कैसे? बटरफ्लाई मेथड, ये उससे इंटू हुआ, ये इससे इंटू हुआ, ये दोनों आपस में इंटू होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है बस। अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया है यहाँ से यहाँ तक, आप बस यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, उसके जगह पे डाल दो, आंसर आ गया। है कि नहीं? तो मेरे को एक बात बताओ, लेकिन ये तो सर है थोड़ा सा रूट वगैरह में, थोड़ा मेरे को देख के डर लग रहा है, आप थोड़ा करवा देते तो अच्छा होता। देख ले बाबू, हम करा दे रहे हैं, बहुत ईजी है, रुको कराते हैं। देख सुनना ध्यान से, हाँ लिख लेना वो फॉर्मूला सबने। अब हम जो बोल रहे हैं आंसर 4 आएगा। वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, सुनना। भाई साहब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द रूट्स। एंड व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है? यहाँ बी का काम कौन कर रहा है? देख ले। ए का काम कौन कर रहा है? सी का काम कौन कर रहा है? देख लो, यहाँ से यहाँ तक सी का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये बी तो पहले से ही नेगेटिव में है, तो जो माइनस बी होता है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2। करेक्ट, ये हो गया मेरा सम ऑफ द रूट्स आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या निकालना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए। सी का काम कौन कर रहा है? कोई सी का काम ये कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे सी की जगह पे? 8 प्लस 2 रूट 5 बाई सी। ए का काम कौन कर रहा है? 5 प्लस रूट 2। तो मेरे को सम ऑफ द रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया। अब बस जगह पे डालना है, यहाँ पे डालना है। तो हम लिख रहे हैं अब देयरफॉर HM इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे 8 प्लस 2 रूट 5 बाई 5 रूट 2। हाँ सर, नीचे में बाई में क्या लिखेंगे? सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है उसका वैल्यू डालेंगे, विच इज 4 प्लस रूट 5 बाई 5 प्लस रूट 2। सर यहाँ से तो 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट हो गया,
हाँ सर सही है, कैंसिल आउट हो गया, क्या ही बचा फिर ऊपर में यहाँ पे 2। अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों से कुछ कॉमन मिल रहा है? 8 + 2√5 से 2 कॉमन है, तो आप एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा? 8 की जगह 4 बचेगा और 2 तो बाहर आ गया, √5 बचेगा। और सर नीचे क्या बचा है? 4 + √5। अरे सर ये तो इससे भी कट गया, तो आंसर आपका फाइनली कितना आया? 2 × 2 विच इज 4, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द राइट मेथड टू डू दिस। फॉर्मूला पुटिंग ही था, ठीक है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई बच्चा नहीं किया इसको तो आई वोंट से एनीथिंग, ठीक है, बट अब नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तुम बता दिए, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता, नहीं है ना? आगे बढ़े? अरे हाँ ना बोल भाई, आगे बढ़ू? चल अब क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर, अभी इस एकदम ऐसे ही सवाल कराए थे। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों को हायर करना है अंडर द कंडीशन दैट इट कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 20 पीपल, मतलब 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 20 या 20 से कम हो सकता है, तो x + y का वैल्यू 20 या 20 से कम होना चाहिए। समझ में आया? इजी था। अब बताओ तुम ये ऑप्शन की नहीं दिए टेस्ट, और हमको पता है कोई ऐसा नहीं है बच्चा जो घर में बहुत, आज ही देखो ना, आज इकोनॉमिक्स का टेस्ट था तुम लोग का, कितना लोग आया? 9 लोग। क्या 9 लोग पढ़ता है यहाँ पे, है ना? इसका मतलब फिक्स है कि आप लोग टेस्ट से भाग रहे हो। आप लोग नहीं, आप लोग तो टेस्ट दिए हो, जो लोग नहीं दिया, जो बच्चा टेस्ट, सेंटर के टेस्ट से जो डर रहा है, भाग रहा है, पीछे हट रहा है, तुमको लग रहा है ऐसा बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेगा? होगा उसके अंदर कभी गट्स? ये यहीं के छोटे छोटे एग्जाम्स आपको सिखाएंगे कि OMR शीट फिलअप कैसे करना होता है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना होता है। 40 में 40 क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, हो सकता है आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा कि हम पहले ये सब उड़ाएंगे। तो ये सब डायरेक्ट स्पॉट पे बैठ के तो नहीं ना होगा कि चलो अब मेरा CA फाउंडेशन का कल एग्जाम है, तो गाइस हम कल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, सब एकदम ठीक से टिक करके आएंगे। ऐसा होता है क्या? इट्स अ हैबिट ऑफ अ पीपल दैट पीपल मेक मिस्टेक्स, and again it's a habit of a people, they learn from their own mistakes. You people are not doing mistakes, that means you people are not learning. तुम कितना भी क्लासेस मेरा आके कर लो, अकाउंट से कर लो, इको कर लो, और टेस्ट से भागोगे ना, कभी जीवन में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है? नाउ चॉइस इज योर्स। यहाँ पे टेस्ट में खराब मार्क्स आता है तो कोई टीचर डांटता है क्या? कभी तो नहीं डांटा। हम तो 3 टेस्ट लिए, 3 टेस्ट लिए ना, हम तुमको सजेशन देते हैं कि देख बेटा यहाँ तुम्हारा खराब हुआ, तुमको यहाँ ठीक करना है। कभी हम डांटे हैं, चिल्लाए हैं? हाँ, अगर ऐसा सेंटर होता जहां पे तुम्हारा मार्क्स खराब आएगा तो तुमको जलील किया जाता, तुमको उल्टा फुल्टा बोला जाता, देन इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हाँ भाई डर लग रहा है, नहीं देना चाहिए। बट यहाँ पे तो तुमको पूरा अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को आके एक्सप्रेस करो, चेक करो, इवेल्युएट करो कि तुम्हारा तैयारी कितना हुआ है एग्जाम के लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे पेपर में, तुम लोग अटेंड नहीं किए। 17 नंबर का हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? हम कह रहे हैं कि जो बच्चा मेरा क्लासेस रेगुलर करता, अगर वो टेस्ट आके बैठ के देता ना, 40 में हम उसको बता रहे हैं 25 क्वेश्चन वो आराम से उड़ा देता। हम कह रहे हैं जो क्वेश्चन तुमको नहीं आता तुम एक बार के लिए स्किप कर दो, छोड़ दो। पहले हमेशा जितना श्योरिटी वाला क्वेश्चन हो उसको हाथ मारो, ठीक है? जैसे वो 32 क्वेश्चन आता था तो वो 32 पूरा कर ले। अब जो बच्चा 8 क्वेश्चन पे वो माथा मारे, ठीक है, हो सकता है कि 8 में 2 तुक्का लग जाए, लग सकता है ना, और 6 गलत हो जाए। 6 गलत हुआ तब भी कितना मार्क्स कटा उसका? 1.5 मार्क्स मिला। कितना था उसको? 2, तुक्का से 2 मिला था, फिर भी +0.5 है वो, मतलब 3200 था +0.5 हो गई वो। रिस्क हमेशा 8 क्वेश्चन का ही लेते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, समझ में आया? अब ये नहीं कि 50 क्वेश्चन का रिस्क ले रहे हैं, तो जो तुम्हारा 50 मार्क्स आया वो भी तहस नहस हो जाएगा। रिस्क का अपना एक फैक्टर होता है, अपना एक रेशियो होता है, 8 से 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेना, ठीक है? और 60 से 70% तुम श्योर होना चाहिए
और पेपर आपको जो मिलेगा ना एग्जाम में, आपको 60 to 70 क्वेश्चन एकदम हाथों हाथ आपको करने लायक होगा। अरे यार ये तो उड़ा दी। 10 क्वेश्चन में आपको दिमाग लगा करना पड़ेगा, 80 हो गया। अब उस 80 में तुमको खींच तीन के 75 74 के आसपास मार्क्स आता है, एंड दैट इज सफिशिएंट एनफ टू क्रैक द एग्जाम। बट स्टिल आई रिक्वेस्ट यू, पता नहीं कंपटीशन कैसा होगा, पेपर कैसा बनेगा, आप अपने तरीके से, आप अपने तरफ से 90+ का टारगेट लेके जाओ, विच इज अचीवेबल इन मैथ्स एग्जाम। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा, विच इज मेरे को दिख रहा है यहाँ का बच्चा लोग उतना सीरियस नहीं है जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट का बच्चा था। ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा। कुछ बच्चे यहाँ पे पुराने वाले बैच में बैठे थे, एक बार उन लोगों से पूछ लेना, जिसके पहले वाला अटेम्प्ट का बच्चा लोग था ना, दे वर फार 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 मोर सीरियस देन यू ऑल। तुम लोग क्लासेस रेगुलर नहीं कर रहे हो, वो लोग क्लासेस से संग टेस्ट भी रेगुलरली देता था, इवैल्यूएशन करता था, और ये जो पेपर डिस्कशन करते उसमें तो कोई एब्सेंट ही नहीं होता था। क्योंकि होता क्या था कि जैसे वो एक सवाल बनाई, तुक्का से बनाई, सही हो गया, अब उसको लग रहा है कि वही मेथड है, वही सही है, लेकिन एग्जामिनेशन में नंबर अगर बदल जाता तो उसका आंसर हो सकता था गलत हो जाए। आज अगर वो क्लास में नहीं आई होती तो उसको मेथड पता चलता, ये वाला HM वाला नहीं पता चलता, समझे। और भी ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा, दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसका हम एक तुमको बहुत खूबसूरत ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन का, 18 नंबर का। क्या कह रहा है, अ यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स, फॉरबिड्स का मतलब होता है बैंड, मैंने मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या करने से मना कर दिया, टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम 2 एक्सपीरियंस पर्सन से कम हायर नहीं कर सकते हो। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2 से ज्यादा कर सकते हैं। क्या हम समझा पाए, नहीं समझा, समझ में आए हम क्या बोलने की कोशिश किए। पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कि एक यूनियन है, यूनियन समझते हो, जैसे टैक्सी का यूनियन होता है, ऑटो यूनियन होता है, बस का अपना एक यूनियन होता है, कंपनी में वर्कर का यूनियन होता है। तो यूनियन एक फैसला दिया, क्या फैसला दिया, कि एक आदमी है वो हायरिंग कर रहा था अपने कंपनी के लिए लोगों को, तो वो बोला कि आपको जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो आप 2 से कम हायर नहीं कर सकते। मतलब आपको 2 या 2 से ज्यादा ही हायर करना पड़ेगा, 2 या 2 से ज्यादा ही हायर करना पड़ेगा। किसको, एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस को हमने एक्स माना था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, एक्सपीरियंस को हमने क्या माना है, एक्सपीरियंस को हमने एक्स माना है। कहाँ थी, इसलिए बैठ के थोड़ा बात करते थे। हम मुंह धोने भेजे थे बाहर, मैं खड़ा हो नहीं पाई। भाई साहब वहां पे बैठ के उठक बैठक कर लेती। सो रहे थे। 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे जाने के बाद। HM का एक कॉन्सेप्ट है वो ले लेना, ये फॉर्मूला है 2 × अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा, HM का फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन। हाँ एक बार देख लेना, ठीक है, गुड। इधर देख भाई, बाकी लोग क्या कह रहा है कि एक्स हमारा क्या है, एक्सपीरियंस बंदा। कह रहा है कि यू कैनॉट एम्प्लॉय लेस देन 2, मतलब आपको 2 या 2 से ज्यादा एम्प्लॉय करना पड़ेगा। वाई क्या है, एक्सपीरियंस, वाई क्या है, एक्सपीरियंस बंदा। तो कह रहा है 2 एक्सपीरियंस बंदा टू ईच फ्रेशर, ईच का मतलब 1 होता है ना, तो इसका मतलब वाई जो होगा, फ्रेशर बंदा होगा वो 1 होगा। समझ गए। अब मेरा बात कान खोल के सुनना, यही हैक है जो बता रहे हैं। पहला वाला इक्वेशन दिख रहा है, मतलब इन इक्वेशन, दूसरा में y = 1 है। अगर हम दोनों साइड 2 × कर दें, जो कि हम कर सकते हैं ना, मैथ अलाउ करता है ना, हमने कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, 2y का वैल्यू कितना है 2, तो क्या हम इसको प्लग कर सकते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू 2 का, अभी बताओ 2 का वैल्यू किसके बराबर है, 2 का वैल्यू 2y के बराबर है ना। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, x > 2y। समझ में आया, हमने 2 की जगह 2 के वैल्यू को पुट कर दिया, हमने 2 की जगह 2 के वैल्यू को डाल दिया। क्या है 2 का वैल्यू, यहाँ देखो 2y डाल दिया। चेक करो क्या ये मैच कर रहा है, कंडीशन सी। और साथ ही साथ अगर ये 2 को इधर भेज देते तो x/2 हो जाता, विच इज ग्रेटर देन y। चेक करो क्या कंडीशन बी मैच कर रहा है, चेक करो किसकी तरफ मुंह बंद है, y की तरफ मुंह बंद है ना। तो अगर हम घुमा के लिखते हैं, y इधर लिखते हैं, x/2 इधर लिखते हैं, तो सेम चीज को मुंह किसकी तरफ खुला है, x/2 की तरफ। अब देखो क्या बी से मैच कर रहा है, मतलब बी भी हमारा आंसर हो सकता है और सी भी हो सकता है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, बी और सी। समझ में आया, हैक समझ में आया। तो जितना भी एक्सपीरियंस आपको बोलेगा, एक्सपीरियंस का आप अलग इक्वेशन निकाल दो, फ्रेशर का अलग इक्वेशन निकाल दो। फ्रेशर से एक्सपीरियंस को कनेक्ट करने के लिए जितना भी बोलेगा वैल्यू, जैसे यहाँ 2 बोला था,
तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ला दिया, करेक्ट। समझ में आया? ऐसा एक और क्वेश्चन है, आएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 देखो, हम बीच वाला करा देते हैं, 19 20 भी करा देंगे, पहले 21 देखो। देख रहे हो 21 नंबर क्वेश्चन? कम कम कम। क्वेश्चन नंबर 21 बेहद इजी सवाल है। कैसे होगा देख लेना एक बार। तो शिरीन इसको बैठो, 21 किए थे, टेस्ट दिए थे, थर्ड वाला, थर्ड टेस्ट नहीं दिए थे, बैठो। ये क्लास में कराए थे, बट क्लास में अलग टेक्निक से कराए थे, और अभी अलग टेक्निक से बता रहे हैं। सुनना ध्यान से। क्या कह रहा है? XYZ कोई कंपनी है, उसका पॉलिसी क्या है? इट शुड नॉट हायर मोर देन 8 एक्सपीरियंस मेन। यहाँ पे मेन को X बोल दिया और वुमेन को Y बोल दिया। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी है X को जो हायर करेगा, क्या कह रहा है? नॉट मोर देन, देखो लिखा है इट शुड नॉट रिक्रूट मोर देन 8 मेन, मतलब 8 से ज्यादा को हायर, मतलब 8 या 8 से कम को तो हायर कर सकता है ना जनाब। तो X का जो वैल्यू होगा, मतलब जो मेन होगा, वो 8 या 8 से कम हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए बात को? अब सुनो इधर बोर्ड पे फ्रेश वुमेन के लिए क्या बोला? 2 3 वुमेन, मतलब यहाँ वुमेन का वैल्यू कितना दे दिया है? 3। अब आपको यहाँ पे इन इक्वेशन जो बना है पहला वाला, उसमें 8 लाना है, सेकंड वाले को सॉल्व करके 8 लाना है इस साइड में, RHS साइड में। तो 3 को 8 कैसे बनाए? सोचो, क्या मल्टीप्लाई करें 3 के साथ कि 8 बन जाए? अगर हम 8/3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर यहां भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं समझो बात को? तो जैसे हमने 8/3 से मल्टीप्लाई, 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? 8, और यहाँ पे क्या बचा? 8y/3। मतलब अब मेरे को 8 का वैल्यू मिला नहीं मिला? मिल गया ना? मिला तो आया ना? तो हमको क्या करना है? इस 8 की जगह पे उसके वैल्यू को पुट कर देना है। क्या है 8 का वैल्यू मेरा, बताओ? 8 का वैल्यू कितना है? 8 का वैल्यू मेरा 8y/3, तो x लेस देन इक्वल्स टू 8y/3। अब ये 3 को वहां भेज देंगे तो 3x लेस देन इक्वल्स टू 8y हो जाएगा। चेक करो कोई कंडीशन मैच कर रहा है इससे? 3x लेस देन 8y, ये रहा 3x लेस देन इक्वल्स टू 8y। मतलब थोड़ा घुमा हुआ फॉर्म है। इसको अगर आप बदल दोगे ना, 8y को इधर रख दोगे और 3x को इधर रख दोगे, तो किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है? 8y की तरफ। तो अभी भी 8y की तरफ ही मुंह खुलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब चेक करो, आप मैच कर रहा है क्या? 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। बोलो, समझ आ रहा है कैसे करेंगे ऐसे सवालों को? बोल भाई, घड़ी देख के 30 सेकंड नहीं लगेगा ऐसे सवाल को करने में। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? पक्का? आगे बढ़े? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 21। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटी इतना 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 एंड इतना, वी गेट द फॉलोइंग कॉर्नर पॉइंट्स। तो इन इक्वेशन आपको बस ये देखना है कि चारों इन पॉइंट्स को चारों इक्वेशन में डालो और चेक करो कहां सेटिस्फाई कर रहा है कहां नहीं कर रहा है। ये होगा, देख लेते हैं। 0,0, तो जैसे आपने यहाँ पे 0 डाला, यहाँ पे 0 डाला x और y की जगह पे, तो 0 × 5 तो 0 हो जाएगा। 0 + 0 तो 0 ही होगा। 0 इज लेस देन 100, ट्रू? यस सर ट्रू। 0 + 0 देखो लेस देन है, मतलब 0 से तो कंडीशन ट्रू ही होगा। यहाँ पे 0 डालोगे तो इक्वल टू वाला है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ भी 0 डालोगे तो इक्वल टू कंडीशन, तो 0 तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखो 20,0, मतलब x का वैल्यू 20 ले लो, y का वैल्यू 0 ले लो, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100। 100 इसके बराबर है, हाँ है। फिर यहाँ पे ले लो 20 + 0, तो 20 इज लेस देन 60, हाँ ठीक है। 20 इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है। 0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी मैच कर गया। अब इसी तरीके से आपको इसको मैच कराना है। 5 × 10, मतलब x की जगह पे आपको 10 डालना है और y की जगह पे आपको 50 डालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 हो जाएगा 50। 50 + 10 इज 60, हाँ 60 छोटा है 100 से। अच्छा 60 के बराबर होता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 5, हाँ 10 + 50 इज 60, ठीक है, छोटा ही होता है वो, मतलब बराबर होता है 60 = 60। और यहाँ 10 और 50 जो है दोनों y से बराबर है, ठीक है, ये भी सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए होगा ना? हाँ लास्ट वाला डाल के देखो। 0,60, हाँ 0,60 से छोटा होता है, 0,60 के बराबर होता है, ठीक है। 0 बराबर, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में चारों के चारों पॉइंट जो है वो कंडीशन को होल्ड किया, इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर। समझ में आया?
नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसको एक और तरीका था जिससे आप कर सकते थे, डिटेल तरीका। ठीक है, बता दें? उसमें शेडिंग सीखना पड़ेगा आपको। शेडिंग आता है, मतलब सोल्यूशन रीजन बनाना पड़ेगा। तो उससे बेटर यही तरीका है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। कराए थे, हाँ यही इजी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेबर कैन बी पेड अंडर 2 मेथड्स। पहला मेथड है ₹600 फिक्स्ड एंड ₹50 पर आवर, मतलब 600 उसका फिक्स सैलरी हो गया, और उसके बाद जितना घंटा काम करता है उसके लिए ₹50 उसको पर आवर मिलेगा। कितना घंटा काम किया है? x आवर्स। ठीक है, कितना घंटा काम किया है? x आवर। तो बताओ पहला वाला मेथड से अगर काम करेगा तो 600 प्लस 50x होगा, हाँ या ना? और दूसरा में कितना? दूसरा का स्कीम क्या है? दूसरे का स्कीम ये है कि 1700 रुपया, सॉरी 170 रुपया पर आवर मिलेगा। और कितना घंटा काम किया है? x आवर अगर काम किया है तो सेकेंड वाले कंडीशन के हिसाब से कितना होगा? 170 इंटू एक्स। क्या कह रहा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मेथड 2 गिव्स द लेबर बेटर रिजल्ट। बेटर का मतलब क्या होता है? ये का इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, इसका वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। बेटर का मतलब क्या होता है? सेकेंड वाले केस में जो सैलरी आपको मिलेगा वो पहले वाले केस से ज्यादा मिलना चाहिए, तभी तो बोलेंगे बेटर है। मान लो पहले में तुमको 400 रुपया सैलरी मिला, दूसरे में 500 मिला, तो कौन सा बेटर होगा? सेकंड वाला। तो यहाँ भी बोला कि सेकंड वाला बेटर करना है। बेटर करना है तो भाई साहब एक काम करो, आप 170 को ऐसे ग्रेड कर दो, समझ गए? हाँ या ना? तो अब इसके बाद देखो ना, यहाँ पे कई सारा ऑप्शन दिया, आप ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी एक्स का वैल्यू पहले 6 उठाओ और यहाँ डालो। तो जैसे तुम 6 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 50 कितना होगा? 6 इंटू 50 300, 300 प्लस 600 900, और यहाँ डालो 6 डालो, ये 900 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1020। तो ये बेटर है ना? अच्छा 4 डालो, 4 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे नहीं तो 3 और 2 पे कैसे होगा? है ना? इसका मतलब ऑप्शन नहीं सही है इसका। नहीं समझे बात को? कौन से एक्स पे बेटर स्कीम होगा आपको ये बताना था। तो एक्स का वैल्यू अगर 6 लोगे ना तभी ये ज्यादा हो रहा है, वरना बाकी एक्स पे देखो वो ज्यादा हो जाएगा, पहला वाला स्कीम ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? अरे हाँ ना बोल भाई, समझे ना? तुमको भी इनइक्वालिटी का कंसेप्ट अगर पता होगा तो तुम अपना जब कंपनी खोलोगे तो इंप्लॉय लोग ऐसा सैलरी स्कीम दे सकते हो कि देख भाई तो कौन सा स्कीम में काम करेगा, उसमें ना इसमें। समझे कि नहीं समझे? बट तुमको तय करना पड़ेगा कितना घंटा उसको खटाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक 21 सवाल तक कर लिए, किसी को कुछ तकलीफ महसूस हुआ? एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन ऑफ हार्मोनिक मीन हटा दो। 21 में 20 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ किसी को? नहीं। तो अगर तुम लोग टेस्ट देता तो 20 मार्क्स तो फॉर श्योर गारंटी आता। और आगे आने वाला क्वेश्चन इससे भी इजी है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये सब तो हम मान लो कहीं PYQ से उठा के डाल दिए थे, लेकिन जो MOF का चैप्टर है ना आपका, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, डिट्टो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा के डाले 4A से, 4B से, 4C से, 4D से। विश्वास नहीं होता आज दिखा भी देंगे तुमको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आ गया। अब यहां से MOF स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका 4A एक्सरसाइज खोलो, बुक है किसी के पास? 4A एक्सरसाइज खोलो, मिल जाएगा तुमको उसी में। भाई साहब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने का 2-3 तरीका है। हम सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। क्या बोला सुनो ध्यान से। कुछ पैसा है, मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल है। 9 नंबर है ना, बुक का सवाल है। सुनो आप बोर्ड पे देखो, कुछ पैसा है जो 2 सालों में इतना हो गया और वही पैसा 3 सालों में इतना हो गया। ठीक है, समझ गए? तो एक बात बता, 2 साल में तुम्हारे अकाउंट में पैसा कितना है? 6200। 3 साल में खत्म हो तुम्हारे अकाउंट में पैसा कितना है? 7400। मतलब 2 साल और 3 साल के बीच में कितना साल आता है? 1 साल। उस 1 साल में कितना इंटरेस्ट आपको मिला? 1200। कितना लोगों को चमका ये? नहीं समझे? समझ में आया? अरे सेकेंड ईयर खत्म हुआ तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था? 6200। जैसे सेकेंड ईयर से तुम थर्ड ईयर जब अकाउंट मतलब ईयर खत्म हुआ तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा कितना था? 7400। इसका मतलब 6200 से कितना जंप हुआ?
1200, तो 1200 ही तो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा है, इंटरेस्ट है उस एक साल के लिए, और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर साल तुमको इंटरेस्ट अमाउंट सेम मिलेगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। आना बोल भाई, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट कौन सा प्रिंसिपल रेट देगा ये बता दो बस, है कि नहीं है? टाइम पीरियड तो 1 ईयर हो गया ना, इंटरेस्ट 1200 फॉर 1 ईयर, कितने ईयर्स के लिए? फॉर 1 ईयर। तो बताओ ना, आई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू टी इंटू आर, टी का वैल्यू तो 1 हो गया, टी हटाई दो, मतलब पी आर का वैल्यू, पी आर बाई 100 करने से 1200 आना चाहिए, तो कौन सा पी आर सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? यहाँ पे कई सारा ऑप्शन है, बताओ ऑप्शन ए होगा, है ना? मतलब समझे कि नहीं समझा? आपको कुछ करना भी नहीं है। अच्छा, रेट परसेंटेज में दिया है ना, तो आपको इतना माथा नहीं लगाना, बस पी इंटू आर परसेंट कर दो और देखो 1200 किस में आ रहा है, और आसान कर दिया हम तुम्हारे लिए। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर उठाओ और फटाक से करो 3800 इंटू 3.158% करो, देखो 1200 आ रहा है। यही होगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत टफ क्वेश्चन दिया क्या? देख के बताओ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? ये मेथड आसान था? आपने एक साल का इंटरेस्ट निकाला और फिर ऑप्शन ट्राई आउट कर दिया, आसान था ना? इसका एक और तरीका है, लेकिन वो डिटेल तरीका है, 2 इक्वेशन बनेगा, बहुत लंबा जाएगा और अपने को बहुत लंबा लेके जाना नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सम ऑफ मनी, ये भी बुक का क्वेश्चन है, ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन होगा, देखो है क्या? 10 नंबर क्वेश्चन यही है कि हो तुम क्लास में, अ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years, इन हाउ मेनी years इट विल ट्रिपल इटसेल्फ। मतलब एक पैसा है जो अपने आप को 10 सालों में क्या कर दिया, पी से 2p हो गया, और 10 साल दोगे तो कितना हो जाएगा? 3p, मतलब इसका डबल हो जाएगा, है ना? हाँ, है ना? तो p से 2p होने के लिए कितना साल लगा? 10 साल, तो और 10 साल में p ग्रो कर जाएगा तो 3p होगा ना? नहीं होगा? तो कितना साल लगा? 3 गुना होने के लिए कितना साल लगेगा? 20 साल। नहीं समझे? समझा दूं? p से 2p होने के लिए कितना साल लगा? तो p से 2p में कितना ग्रोथ हुआ? p, नहीं समझे? 100 था, 200 हो गया, तो 100 से 200 होने में कितना साल लगा? 100 से 200 होने में 10 साल लगा। 100 से 200 होने में कितना साल लगा? 100 से 200 होने में 10 साल लगा। 100 से 2 साल कितना ग्रोथ किया? 100 रुपया, मतलब 100 रुपया बढ़ाने के लिए कितना साल देना पड़ा? 10 साल देना पड़ा। तो और 100 रुपया बढ़ाने के लिए कितना साल देना पड़ेगा? 10 साल देना पड़ेगा, तभी तो यहां जाके 300 होगा। तो ट्रिपल हो गया कि नहीं हुआ? ट्रिपल, 100 का ट्रिपल कितना होगा? 300। तो 300 होने के लिए कितना साल लगा? 10 + 10 20 साल। क्या क्वेश्चन में बहुत बड़ा दम था? रॉकेट साइंस लगाना पड़ा क्या अपने को? तो नहीं लग रहा कि 20-22 क्वेश्चन तो ऐसे तुम आराम से हवा में उड़ा देते। 24 नंबर क्वेश्चन उससे भी इजी है भाई साहब। फॉर्मूला पुटिंग जानते हो? फॉर्मूला पुटिंग, ये वो फॉर्मूला पुटिंग है। देख 24 नंबर फॉर्मूला पुटिंग है या नहीं है? ए का वैल्यू गिवन है, एन का गिवन है, आर भी गिवन है, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली हुआ है, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब आपको सब कुछ दिया है, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और रिजल्ट निकालना है, और तो कुछ है ही नहीं। कर लोगे? बताओ, दूं 2 मिनट एक बार। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। अगर तुम नन ऑफ दीज मार्क किए तो सही है, ठीक है, डिस्कस हुआ तो गलत हुआ, बताते क्या हुआ। हमारा जो पीडीएफ होता ना ऑनलाइन में, उसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 688.50, ठीक है, बट एक्चुअली में जो आपका बुक है उसमें ऑप्शन नंबर ए चेक करो, 88850 है क्या? 88850, इसका सही आंसर 88850 ही है। तो ये एक्चुअली जो जब हम क्वेश्चन पेपर बनाया था तो मेरे पास बुक नहीं था ना, हार्ड कॉपी नहीं था, तो हम उससे बनाए थे। किससे बोला? तो सॉफ्ट कॉपी जो होता है, सॉफ्ट कॉपी में देखना यही सेम क्वेश्चन 688 दिया, ठीक है। तो तुम्हारा इस क्वेश्चन का अगर ऐसा आंसर आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है इस ऑप्शन के साथ, तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स बढ़ेगा तुम्हारा एक, ठीक है, समझ गया बात को। लेकिन बुक में आपका एक्चुअली है 88850 और इसका आंसर है 88850, समझ गए?
समझ गए क्या प्रॉब्लम हुआ, कहाँ प्रॉब्लम हुआ? तो बनाने में भी दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत हो गया कि पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी में कुछ और था, हार्ड कॉपी में कुछ और था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तुम्हारा नन ऑफ दिस ही सही है। ठीक है, जो जितना लोग नन ऑफ दिस किया उसका +1 हो जाएगा। तुम एक्चुअली +1.25 करना। ठीक है, क्योंकि एक जो गलत हुआ उसके लिए तो कटा है ना 0.25। तुम्हारा कितना आया था? 28.25 आया था, तो उसमें ऐड हो जाएगा तुम्हारा +1.25 करो 29.5। तो तुम्हारा आंसर, तुम्हारा मार्क्स है 29.5, लिख लो। ठीक है, समझ गया? यही एक एरर था क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, इसको बना दूं या बना लोगे? पक्का लिख दूं? ऐसे कैसे, मतलब फॉर्मूला लिख दूं? देख भाई, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई। अब सिंस ये बोला हाफ ईयरली बोला तो I/2 होगा, और होल पावर कितना हो जाएगा? हाफ ईयरली बोला 2 इंटू कितने साल के लिए बोला है? 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना? अपने को प्रिंसिपल निकालना था, तो ये भाई उधर चला जाएगा, उधर जाते ही क्या क्या बन जाएगा बताओ? बताओ, ये हो जाएगा अमाउंट अपॉन 1 प्लस I/2 का होल पावर कितना हो जाएगा? 4, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अभी अमाउंट कितना दिया था भाई साहब? देखो, क्या आपको अमाउंट 1000 दिया था? कितना दिया था? 1000 दिया है, करेक्ट, 1000 दिया है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस I/2। आई का वैल्यू कितना दिया था? 6%, तो 6 का आधा कितना होता है? 3%। 3 को अगर डेसिमल में लेके जाओगे तो 0.03, तो ये 0.03 हो जाएगा। होल पावर कितना हो जाएगा? 4। तो अब आप कैलकुलेटर उठाइए, 1.03 इंटू इक्वल टू 3 बार, फिर डिवाइड इक्वल टू करके ऊपर, और फिर इंटू करके 1000 इक्वल टू, कितना आंसर आया देखो, तुम चेक करोगे, इसका आंसर आएगा 888.50। आया क्या? आ गया? तो इसका सही आंसर एक्चुअली में 88850 है। सिंस ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस सही होगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 तो कुछ है ही नहीं भाई साहब। इफेक्टिव रेट ई का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, 1 प्लस आई का पावर n-1। बस आप ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली क्वार्टरली क्या बोला है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कन्वर्टेबल क्वार्टरली बोला है, तो ये भाई साहब ये हो जाएगा 1 प्लस I/4 और होल पावर 4 माइनस 1। यहाँ n था, यहाँ 4 है। चलिए फटाक से निकालिए। तो नॉमिनल रेट आपका 7%, कितना आएगा? डी आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, हाँ ना बोल भाई, हो जाएगा? आगे बढ़ूं? एक बार देख ले, आगे बढ़ूं? पक्की बात तो बड़े तो 25 भी हमारा हो गया। 25 कर लोगे ना, बस ये फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं करना बाबू। 25 में आप बस ये फॉर्मूला यूज करो इफेक्टिव रेट का। क्वार्टरली था बोल के बाई 4 करे हैं, देख लो, बाई 4। ठीक है, ऊपर में 4 इंटू 1 है तो 4 आ जाएगा। समझ में आया? इफेक्टिव रेट हमेशा 1 ईयर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ूं भाई साहब? चल, आ गया ना? कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, वो आप ही को करना पड़ेगा। कर लोगे? आंसर देखना, 7.18% आएगा। 26, ये एनुअल डेथ और एनुअल बर्थ रेट हम बहुत बार कराए क्लास में, इसको तो याद कर लेना चाहिए तुम लोग। अभी क्या था वापस बता दूं? देख, कह रहा है एनुअल बर्थ रेट कितना दे रखा है? 39.4, डेथ कितना है? 19.4 पर 1000। मतलब 1000 लोगों का अगर स्टेटस उठा के देखें या स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो उसमें पाया गया है 39.4 बर्थ रेट है और 19.4 लोग मर रहे हैं, डेथ रेट है। तो भाई साहब इफेक्टिवली क्या हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? इफेक्टिवली बोल रहा है। इफेक्टिव का मतलब था नेट, तो नेट इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? पहले तो नेट इंक्रीज का कौन सा ज्यादा है, मतलब बर्थ ज्यादा है या डेथ ज्यादा है? तो ऑफकोर्स सब बात है कि नेट इंक्रीमेंट होगा, है ना? नेट बर्थ रेट भी बोल सकते हो उसको। नेट बर्थ रेट का मतलब जो मर रहे हैं उसको हटाकर। ठीक है, जैसे मान लो 10 लोग एडमिशन लिया, 2 लोग छोड़ा, तो एडमिशन लेने का तो रेट ज्यादा है ना डेथ से,
तो नेट बर्थ रेट कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 39.4 माइनस 19.4 करेंगे विच इज इक्वल टू 20। 20 पर 1000 ना, है ना कि नहीं है? पर 1000 का बात कर रहा है, तो यहां से आई निकल गया ना, कितना निकला? इसको इससे काट दो तो ये हो जाएगा 1 बाई आई गेस 50, 1 बाई 50 आएगा क्या? चेक करो तो डेसिमल में कितना आएगा? डेसिमल में 2 बाई 100 करो, 0.02 आया क्या? 0.02 आया। ये मेरा इफेक्टिव रेट है, मतलब नेट रेट है। ये बढ़ने का है या कम होने का? पॉपुलेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का ये इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब सुनो, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन हैज डबल, पॉपुलेशन अपने आप को डबल कर लिया। तो पहले मान लो पॉपुलेशन पी था, तो अब डबल हो गया, कितना हो गया? 2p हो गया। ठीक है, अज्यूमिंग नो इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन हैव डन, मतलब कोई अंदर से बाहर नहीं आया, बाहर से अंदर नहीं गया, तो मेरा प्रिंसिपल हो गया p, अमाउंट हो गया 2p। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, जो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस होगा माइनस होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। आई बाई का तो जरूरत नहीं है, 0.2 है, होल पावर n, खत्म कहानी। तो भाई साहब अमाउंट कितना था? 2p, प्रिंसिपल कितना था? p, 1 प्लस आई का वैल्यू कितना था? 0.02, और होल पावर कितना साल? यही तो निकालना है, ये तो निकालना है। तो p से p खत्म, तो इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 1.02 का होल पावर n। अब कैलकुलेटर उठाइए और 1.02 इंटू इक्वल टू तब तक करिए जब तक 2 ना आए, तो तुम देखोगे इक्वल टू शायद तुमको 34 बार प्रेस करना पड़ा है, तब 2.000 समथिंग आया है ना? इजी था। चलो, तो 34 बार आपने इक्वल टू बटन प्रेस किया, मतलब ईयर कितना होगा? एक ज्यादा, एक ज्यादा मतलब 34 में एक ज्यादा करो कितना आएगा? 35 ही तो आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज 35 ईयर्स। एनी डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 तो उससे भी आसान है। कैसे सर? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, बताना आपको, आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, और एन्युटी कितना दिया है? 3000, मतलब पीवीएआर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालना है ना? कहीं कुछ मेंशन किया एन्युटी ड्यू है रेगुलर है? साइलेंट रहेगा तो रेगुलर ही लेंगे। इसका फॉर्मूला याद ही होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू पीवी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, याद है ना? एन्युटी फैक्टर n,i, याद आया? कैलकुलेटर से निकलता है, जीटी हैक। क्या करेंगे इसका? इसका हैक याद है किसी को? 1 प्लस आई डिवाइड इक्वल टू कितनी बार? n टाइम्स, और उसके बाद एक जीटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेगा? इनटू एआई, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। तो यहाँ पे एक बार हम लिख दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 3000, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है आपको, कितने सालों के लिए? 15 साल। तो एन का वैल्यू 15 हो गया, आई का वैल्यू 4.5%। चलो 4.5% को आई में कन्वर्ट कर लोगे ना? इसका टेस्ट दे रहे थे क्या? ओ, टेस्ट क्यों नहीं दिए? शिरीन टेस्ट क्यों नहीं दिए? अभी उठे? चलिए जल्दी निकालिए उसका वैल्यू, मेरे को बताइए कितना आ रहा है। क्या हुआ? करो, कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? इसको पहले आई में कन्वर्ट कर लेना, 4.5 को। 4.5 को जब आई में कन्वर्ट करोगे इट विल बी 0.045, ये 0.045, एक बार चेक करो, 100 आएगा ना? 2 4 4, हाँ ठीक है, सही है। तो ये आई का वैल्यू हो गया। चलिए अब निकालिए यहाँ पे। तो कैलकुलेटर में क्या लिखेगा? पहले लिखोगे यहाँ पे 1.045, ठीक है,
उसके बाद डिवाइड इक्वल टू कितनी बार, कितना साल बोला, 15 साल, 15 बार करो 15 टाइम्स। उसके बाद एक GT बटन प्रेस करो, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, फिर इक्वल टू बटन प्रेस करो। अब बताओ मेरे पास कितना आया, 3000, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ पे 3000 है। यस, तो ये 3000 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 3000। हाँ, कितना आया, 3218। तो ये ऑप्शन बी के ही अप्रोक्सीमेट है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे सवालों में अप्रोक्सीमेशन के तरफ ही जाओगे आप, ठीक है। 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप पूरे डेसिमल को लेके चल रहे हो, ठीक है। एंड आउट, हाँ ना बोल भाई, कोई डाउट नहीं है ना। आपका आंसर 32218 के आसपास आएगा, विच इज वेरी क्लोज टू 32214। प्लस माइनस 4 5 चलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्या क्वेश्चन नंबर 28 इजी लग रहा है, देख लो एक बार। द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी सर्टेन, ठीक है, ऑफ ₹150। तो ये 150 क्या है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। कितने के लिए, फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। इतना आपको निकालना है क्या, ये बताइए। अमाउंट मांग रहा है, अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट का मतलब फ्यूचर वैल्यू, और एन्यूटी कितना दे रखा है। तो ये मेरा एन्यूटी हो गया, ये मेरा टाइम पीरियड है 12 ईयर्स, और ये मेरा आई है। आई यहाँ से निकाल लोगे 0.035, ठीक है। आपको निकालना क्या है, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी। रेगुलर है या ड्यू है, रेगुलर है, कुछ मेंशन नहीं किया तो रेगुलर होगा। कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू 1 प्लस आई का होल पावर n-1 बाई आई। याद आ रहा है किसी को, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला चेक करो, कॉपी में लिखवाए थे। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया, ऑप्शन ए, इसी फॉर्मूला से निकाले तो करेक्ट। बाकी लोग हेलो, यस 28 का ए से करेक्ट आंसर। 29 कर लीजिए, 29 भी बुक का क्वेश्चन है भाई साहब, सी होगा। ओके, क्या कह रहा, अ लोन ऑफ ₹10,000। याद है लोन को हमने क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। सो अ लोन इज टू बी रीपेड इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मतलब ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, सॉरी एन्युटी रेगुलर है। कहीं मेंशन किया पहले पेमेंट करने या आखिरी में, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, PVAR। तो ये जो मेरा 10,000 का लोन है ना, उस लोन को ही तो हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितना दिया है, 30, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, n इज 30, ये m नहीं n है, n का वैल्यू कितना दे दिया है 30। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 4%, मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.04। कोई दिक्कत वाली बात, सब कुछ तो दिया है बेटा। आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि वो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट मतलब AI पूछ रहा है आपसे, याद है इसका फॉर्मूला पढ़ाए थे। आपको निकालना है एक कंडीशन तो पता है ना, ये यहाँ से AI निकालना है, बस ये बता दो। तो AI का फॉर्मूला क्या होगा, देखो AI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, है ना। फॉर्मूला तो दे दिए हैं, अब निकाल लो फटाक से। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर कितना है 10,000, तो इसके जगह पे क्या डालोगे 10,000 डालोगे, यहाँ से डालेंगे। इसके बाद नीचे फैक्टर, फैक्टर तो निकाल लो, GT बटन लगा के निकलेगा। तो यहाँ 1 प्लस आई के जगह क्या करोगे, आई का वैल्यू 0.04, 1.04 करो, फिर डिवाइड इक्वल टू कितनी बार करोगे, 30 बार। कितनी बार, लंबा है सफर, 30 बार इक्वल टू बटन प्रेस करोगे 30 टाइम्स। उसके बाद एक GT बटन, जो आंसर आया उसको डिवाइड इक्वल टू करके ऊपर लेके जाना। हाँ, GT बटन करो, किया, जो आंसर है उसको डिवाइड इक्वल टू करके ऊपर लेके जाओ। ऊपर ले गए, 10,000 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर आएगा, C आएगा, चेक कर लो एक बार। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना आपको पे करना है, 578.30। किया ना आपने सही तरीके से कैलकुलेशन, आ रहा है सी। पता ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम में दिए थे,
और लास्ट का 10 तो और भी इजी है, सब आपके बुक का है, देख लो एक बार। लास्ट का 10 देखो एक बार, ऐसा कुछ लग रहा है जिससे तुमको फील हो रहा नहीं बना पाओगे? सिंकिंग फंड क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ सिंकिंग फंड का क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, ये एलआर का क्वेश्चन है 37 से, बोलेगा तो हम बता देंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि 30 से लेकर 30, 31, 32, 33 ये सब बुक का क्वेश्चन है आपको। आप बुक खोलो, हम दिखा भी दे रहे हैं, और अगर बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है डेफिनेटली हम क्लास में कराए हैं, राइट? तो इसमें से एक बार स्कैन करके देखो, कोई डाउट है तो वो हम करा देंगे, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट होगा, राइट? तो अब देखो कोई कौन सा क्वेश्चन आपको फील हो रहा डाउट है। 30 to 35 देख लो, 32 और कुछ एक बार देख ले बेटा। 32 में डाउट है, चलो 32 बता देता है। 32 तो इजी क्वेश्चन है, सुनो। अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन, मतलब डाउन पेमेंट हो गया, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, समझ में आया? फिर आपसे क्या पूछ रहा है? एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसका मतलब द कैश डाउन प्राइस इज, ये कैश डाउन प्राइस बुक चेक करो तो एक बार, कैश डाउन प्राइस है कुछ और है? टोटल प्राइस ऑफ हाउस पूछेगा, बुक चेक करो एक बार। सी या डी का होगा ये, हाँ? कैश डाउन प्राइस मतलब जो टोटल आपने घर लिया है ना, वो कितने का ही टोटल आपका जो घर का प्राइस है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको घर का टोटल प्राइस बताना है। क्या करना है आपको? घर का टोटल प्राइस बताना है। एक बात बताओ, मान लेते हैं घर है 80,000 का, उस 80,000 में 20,000 तुमने संग संग डाउन पेमेंट कर दिया। कैश डाउन का मतलब होता है डाउन पेमेंट, तो आपने 20,000 रुपए दे दिया और बचा पैसा आपने लोन कराया। तो कितना पैसा आपने लोन करवाया? 80 में से 20 दे दिया, 60,000 का ही आपने लोन कराया है। आपने 80 का लोन नहीं कराया, आपने 80 में डाउन पेमेंट जो कर दिया वो वहीं से हटा दो, रिमूव कर दो। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वही आपका क्या है? लोन अमाउंट में जाएगा। क्या हमको इसमें लोन अमाउंट पता है? नहीं पता है, हमको बस डाउन पेमेंट पता है। तो डाउन पेमेंट को एज इट इज रख दो, और मान लेते हैं कि लोन अमाउंट मेरा पीवीएआर, पीवीएआर को ही तो लोन बोलते हैं। याद करो, हमने जब क्लास में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि लोन को हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो लोन है दैट इज इक्वल टू, लोन इज आवर पीवीएआर, मान लिया हमने। अब आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो दे रखा है ना बाबू, एआई तो दे रखा है, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, तो क्या आप पीवीआर नहीं निकाल लोगे? पीवीआर का फॉर्मूला तो है आपके पास, इंस्टॉलमेंट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर पीवीएएफ, फैक्टर n, i। चलिए फटाक से हैक वाला, कैलकुलेटर वाला हैक लगाइए, जीटी वाला, और पहले फैक्टर का वैल्यू निकालिए। जो भी आंसर है उसको इंटू कर दीजिएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट से। जो आंसर आएगा दैट इज जो प्रेजेंट वैल्यू, मतलब लोन अमाउंट। अब उस लोन में जो आपने पहले डाउन पेमेंट पे किया था उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना। नहीं समझे बात को? टोटल घर 1 लाख का था, 20,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो लोन आपने कितने के ऊपर लिया? 80,000। तो आपने जब लोन अमाउंट निकाला बैक कैलकुलेशन करके तो 80,000 आया, और जो 20,000 दिया था पहले उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तब तो टोटल घर का हाउस पता चलेगा। चलिए फटाक से निकालिए, पीवीएआर निकालो, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो पीवीएआर यहां से बड़ा ही इसी तरीके से निकल जाएगा भाई साहब। इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 4,000 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर, फैक्टर का लिखो, एन का वैल्यू कितना है? 25 साल है और 5% है, इसका मतलब 25,0.05 है ना। तो ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 0.5, करेक्ट। जब आप ये हैक निकालोगे, फैक्टर निकालोगे, कैसे निकलेगा? 1.05, फिर डिवाइड करोगे और इक्वल टू कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार, 25 टाइम्स, फिर एक जीटी बटन, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? इनटू कर देंगे कितने से? 4,000 से। करो, बात नहीं, इसको करो ना, कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बताओ। फिर जो भी जीटी के बाद आंसर है उसको इनटू कर देना 4,000 से। अब जो आंसर है छोड़ना मत, उसको प्लस कर दो 20,000 से, प्लस 20,000, तब आपको टोटल पता चलेगा। आ गया? आसान लग रहा है? देख ले एक बार। कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? आगे बढ़ूं? चलो, तो इसके बीच में तुमको यही एक क्वेश्चन था जिसमें समस्या था, राइट? आगे बढ़ जाए।
और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है? सिंकिंग फंड वगैरह सब क्लास में कराया वो क्वेश्चन है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन हमने दिया एलआर का, बहुत इजी है। अरुण स्टार्टेड, इसमें कोई डाउट है? देख तो, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। अरुण यहाँ खड़ा है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर ईस्ट गया। ईस्ट तो इसी तरफ है ना, पता है ना, बेसिक डायरेक्शन सेंस तो पता ही होगा। ईस्ट होता है इधर, वेस्ट होता है इधर, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तो अरुण कहाँ गया? 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद गया टू अ पॉइंट बी, ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा, फिर बी से देन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3 किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चला, ठीक है, तो चला दो, और कहाँ पहुंचा? सी के पास। देन ही टर्न वेस्ट, 12 किलोमीटर गया। तो 10 तो पहले से यहाँ था, तो 12 इसके आगे होगा या इसके पीछे होगा? तो 12 यही होगा ना, डी। अरे 12 तो 10 से ज्यादा होगा ना, तो 10 से ज्यादा करके थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? देन अगेन ही टर्न साउथ एंड वॉक 3, तो 3 अगर ऊपर की तरफ था तो 3 नीचे की तरफ होगा, हाँ या ना? एंड दिस इज योर ई। फिर बोल रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था तो उसके वेस्ट में है ना, तो इसका आंसर होगा वेस्ट। समझ गया? इजी था, इजी था, हाँ या ना? ठीक है, देख लेगी शिरीन, वो सॉरी नेहा देख लेगी, वो देख लो शिरीन, इतना प्यार से दिखा रही तुमको। समझ गए? आगे बढ़ू? इजी क्वेश्चन था कि नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, a rat runs 20 kilometers towards east and turns to the right, runs 10 kilometer and turns to, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रैट है जो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट भागी, तो चलो यहां से यहाँ 20 किलोमीटर ईस्ट भगा दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? एंड टर्न्स टू द राइट, राइट मतलब अगर नीचे की तरफ, वेरी गुड। कितना किलोमीटर? 10, तो 10 तो इसका आधा होगा ना, क्योंकि ये 20 है, तो ये 10 होगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, अगर ऊपर वाला 20 है तो नीचे 10 होगा, 10 उसका आधा होगा, तो लगभग आधा बना देना। जरूरी नहीं कि एक्यूरेट होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट टर्न राइट अगेन, अभी साउथ की तरफ अगर देख रहा है तो उसका राइट क्या होगा? उल्टा होगा, ये होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। कितना है? 9 गए, 9 चला, तो 9 यहाँ होगा, ठीक है, अच्छी बात है। एंड अगेन टर्न लेफ्ट टू द 5 एंड रन 5 किलोमीटर। अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न के 5 किलोमीटर, मतलब यहाँ गया होगा 5, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है? एंड देन टर्न लेफ्ट रन्स 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न किया, मतलब इधर टर्न किया, कितना गया? 12 किलोमीटर, तो 9 तो यहीं कवर किया, और आगे यहाँ पे 12, ठीक है। अब क्या बोला? एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब फिर ऊपर की तरफ, कितना गया? 6, तो 5 यहाँ था तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 6 ना। अच्छा बट डायरेक्शन ही पूछा है, नॉर्थ की तरफ, खत्म। समझ गए? कोई डाउट? इजी था, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बताओ इन वॉट डायरेक्शन नाउ द रैट इज फेसिंग, तो रैट का फेस तो अभी ऊपर की तरफ है ना। डन? क्या लास्ट 2 क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क दे सकते हैं? जो बच्चे नहीं किए, जो किए हैं उनको कोई डाउट एग्जाम में नहीं है? जो नहीं किए हैं वो ट्राई आउट कर सकते हैं, देख लो एक बार, या एक बार बता देते हैं। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, ये 39 नंबर करा देते हैं, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, गोस 10 मीटर, मतलब मेरा फेस अभी ईस्ट की तरफ है, अचानक हम लेफ्ट टर्न करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, और कितना जाते हैं? 10 मीटर, तो यहां से हम ऊपर गए 10 मीटर। कोरियोलिस इफेक्ट नहीं हो गया? एक मिनट, यहां से ऊपर गया 10 मीटर, फिर क्या कह रहा है? देन ही टर्न्स राइट, घुमा दो राइट 5 मीटर, देन ही गोस 5 मीटर टू द साउथ, 5 मीटर साउथ, फ्रॉम देयर 5 मीटर वेस्ट, फ्रॉम देयर 5 मीटर वेस्ट, ठीक है। 5 एरिया, तो ये भी तो 5 ही होगा। इन विच डायरेक्शन ईस्ट टू ईस्ट बी फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, ओरिजिनल प्लेस ये था और अभी वो यहाँ खड़ा है, फाइनल ओरिजिनल, तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में वो तो ऊपर की तरफ है ना, मतलब नॉर्थ है, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। कोई डाउट? वो उसका फेस नहीं बोल रहा, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम, बी नहीं होगा, ही होगा यहाँ पे, इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस, मतलब ओरिजिनल प्लेस के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल प्लेस तो ये है ना, ओरिजिनल प्लेस ओ, उसके रेस्पेक्ट में वो अभी कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है, तो ओरिजिनल प्लेस ओ और उसके ऊपर में है वो, इसका मतलब नॉर्थ की तरफ खड़ा है।
तो ओरिजिनल प्लेस के रेस्पेक्ट में वो ऊपर पे है, ऊपर मतलब नॉर्थ। समझ में आया? नहीं समझे बात को? समझ गए ना? तो आपका ये 39 भी हो गया, इसी तरीके से 40 भी है, कर लोगे, हमको पता है सच कुछ डाउट वाला है नहीं, बनाना बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही तो बताना था, हो जाएगा, एनी डाउट नहीं है? चलो, तो हमारा जो पेपर सॉल्विंग सेशन था यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम लोग इसके बाद तुमको थोड़ा सा गैप देंगे, गैप के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। यस, चलिए एवरीवन, सो वी हैव डिस्कस्ड टेस्ट पेपर 3, ठीक है। We'll meet in the next class with some another set of papers. चलिए, till then, bye bye, take care, good night.